नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की तारीख है 27 जुलाई 2020 और आज के डेली 30 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो एक घटना घटी थी वो थी कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण थी, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कांग्रेस की स्थापना के बाद की कुछ और घटनाएं, वहां तक हम पहुंच जाएंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन हम इसमें लेने जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। कल का जो टेस्ट जो हुआ उसकी रैंक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किन लोगों ने कल उसमें टॉप किया था। लेकिन उसके पहले हम आज के डे 30 को डिस्कस कर लेते हैं। आज के डे 30 को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थापना जरूरी थी या नहीं जरूरी थी, इसने रोल निभाया बाद में, ठीक वैसे ही कुछ ना कुछ आपके जीवन में भी बहुत जरूरी होता है। जहां से आपको एक बहाना मिले, जहां से आपको कुछ करने का एक जज्बा मिले, एक ऊर्जा मिले और जहां से आप ये प्रण करें कि अब हम अपने सपने को साकार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी भारत को आजाद करने के सपने को साकार कर रही थी। क्या आपके पास ऐसा कारण कहीं से आपको मिल रहा है? अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए, खोजिए जो ऐसा कारण दें। अगर आपको वो कारण नहीं मिल रहा है तो आप तब तक ऐसे लोगों की खोज किया करिए, करने में लगे रहिए, या तब तक आप ऐसे कारण की खोज करते रहिए जब तक आपके जीवन को, आपकी जो जिंदगी का उद्देश्य है उसको सिद्ध करने का जज्बा आपके अंदर जग न जाए। क्या एक सिलेक्शन मात्र आपके जीवन का उद्देश्य है? क्या एक सिलेक्शन होने से केवल आपको नौकरी मिलती है? आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में केवल आप बस सेलेक्ट होके एक जीविका का साधन मान रहे हैं कि मिल जाएगा बस? नहीं, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं कि हम में काबिलियत है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो पूरी जिंदगी आप अपने को सिद्ध कर सकते हैं कि देखो मैं काबिल था, और उस काबिलियत का उपयोग आप अपने सर्विस में कर पाएंगे। आज से इस उद्देश्य को बदल दीजिए कि आप एक नौकरी की तलाश में इस तैयारी की दिशा में निकले हैं। केवल तैयारी नौकरी के लिए मत करिए, आप अपने को सिद्ध करने के लिए, आप खुद को प्रूव करने के लिए ये काम करिए। और अगर ऐसा कोई कारण आपको दे रहा है, ऐसा कोई आपको आपके लिए कह रहा है, आपको समझा रहा है, आपके लिए कुछ भी ऐसे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आप खुशनसीब हैं कि आपकी जिंदगी में वो है। ठीक है। आज के डेली 30 में कांग्रेस पे बात हो रही है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसी ही बातें हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसमें भूमिका निभाई। ठीक है। और हर चीज में कमियां और अच्छाइयां दोनों होती है। तो अगर वो भूमिका निभा रही है कांग्रेस और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि कमी भी रही हो, आज की कांग्रेस भी वही कंटिन्यू होके आई, तो आज की कांग्रेस हो सकता है अपने मार्ग से भटक गई हो, लेकिन उस समय के लिए वो बहुत जरूरी था। फालतू का समय आपका लिया मैंने। जिन लोगों को ये नहीं अच्छा लगा वो आगे वीडियो बढ़ा के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। और जो ये पहला प्रश्न होगा यहीं से क्लास आपकी स्टार्ट होगी, बाकी तो सब बकवास था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जब प्रथम चरण चल रहा था उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। राष्ट्रवादी चेतना जैसी प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष होता है और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में वो सामने आता है। तो बस इतना ही इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम चरण के सबसे महत्वपूर्ण शुभारंभ था और यही प्रथम चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना कभी भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाए तो आप इसी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन सा वर्ग कर रहा था? प्रारंभिक वर्षों में शिक्षित मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी थे वो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मध्यम वर्ग होता है जो, वही कुछ करने के लिए बेताब होता है, क्योंकि इसको नीचे जाना पसंद नहीं होता है,
ऊपर जाने की हमेशा इसको चाह होती है कि ये हमेशा ऊपर जाने का मतलब, देखिए मध्यम वर्ग क्या होता है, जो बड़े लोग फैशन करेंगे वो फैशन ही करना चाहेगा। आज ही आप देखिए, बड़े लोग जिस गाड़ी से चलेंगे उस गाड़ी से ये चलना चलना पसंद करेगा और चाहेगा कि वो गाड़ी उसको मिल जाए। ठीक सब कुछ वो कॉपी करता है। और जो निचला वर्ग है वो हमेशा क्या करता है, 2 जून की रोटी किसी तरह से जुटा के और आराम से देसी ठर्रा पी के सोता है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सारे लोग जो निम्न वर्ग के हैं वो दारू ही पीते हैं। एक बात मैं बता रहा हूं। तो मध्यम वर्ग उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1884 में एओ ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही है? 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी। अगर ये बात सही है तो ये स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन ये बात अगर गलत है तो ये गलत हो जाएगा। अब ये बताइए कि 1884 में ह्यूम के बारे में ये बात आपको अगर सही लग रही है तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट, इस यूनियन ने 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन मद्रास में आयोजित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सम्मेलन हुआ था, इस यूनियन ने 1885 में जो सम्मेलन आयोजित किया था, ये पूना में आयोजित होना था। लेकिन पूना में क्या हुआ, प्लेग फैल गया। जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है, पहले प्लेग जैसी महामारी फैली थी। तो प्लेग फैल जाने के कारण हैजा फैला था, सॉरी हैजा फैला था, मैं गलत बोल रहा हूं, हैजा फैला था। हैजा फैल जाने के कारण इसको मुंबई में आयोजित किया गया। उस समय वो बंबई हुआ करता था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने 1886 में की थी। बिल्कुल गलत हो जाएगा, सामान्य सा फैक्ट है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे नहीं, केवल एओ ह्यूम को देखकर आपने टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना में आनंद मोहन बोस का योगदान था। आनंद मोहन बोस जो थे, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनकी भूमिका सबसे प्रमुख थी इसमें। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, ये ध्यान रखिएगा, एओ ह्यूम ने नहीं की थी, ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रथम अधिवेशन था, इसमें 72 मेंबर्स ने, प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? मुंबई में हुआ था, पहले ये बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जिसने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था। 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित करने वाली जो महिला थी वो थी कादम्बरी गांगुली। ये महिला स्नातक थी, 1890 में इन्होंने किया था। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कादम्बरी गांगुली के बारे में। इससे 2-3 प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? चरमपंथी, उदारवादी, उग्रवादी। तो ये उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, शिशिर कुमार घोष, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचारी तथा दिनसा ई वाचा आदि जो ये थे, ये सब, इसके अलावा भी और कुछ लोग थे, उदारवादी नेता के तौर पर जाने जाते थे। इनको एक नाम और दिया जाता है, नरम दलीय नेता। दूसरा नाम जो होता है वो नरम दलीय नेता होता है। तो इन नामों को आप 2-4 बार अगर सुने रहेंगे, 2-4 बार अगर इसको आप सॉरी रिवाइज कर लेंगे, तो हर हाल में आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। छाटने को आता है कि कौन से इसमें गर्म दलीय नेता थे और कौन से नरम दलीय नेता थे। अगला प्रश्न, सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का संबंध किसकी स्थापना से है? जिसकी स्थापना अभी हमने कराई थी 1885 में, कांग्रेस की स्थापना, उसी से इसका संबंध है सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना, ऐसा माना जाता है कि एओ ह्यूम का यह उद्देश्य था। सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है, तो उन्होंने सेफ्टी वाल्व के तौर पर कांग्रेस की स्थापना कर दी, जिससे कि ये उबाल ना होने पाए, ऐसा कुछ विस्फोट ना होने पाए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1885 में
कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1884 में, जस्ट उसके पहले डफरिन भारत का वायसराय बनकर आया था, ठीक है ना। और ये 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहा। तो ये था डफरिन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, पहले कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। कांग्रेस का जो पहले नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। मैंने आपको बताया 84 में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में 85 में ये कांग्रेस बनी। और एओ ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। एओ ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष और महासचिव में अंतर ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको जाना जाता है? तो ये थे एओ ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था? ये किसने कहा था? और ये कहने वाले जो व्यक्ति थे वो लाला लाजपत राय थे। ये स्टेटमेंट उन्हीं का है। ह्यूम निष्पक्ष थे, न्यायप्रिय थे, उन्होंने कहा था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी बहुमूल्य तथा महान सेवाएं इन्होंने अर्पित की थी। तो लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, एओ ह्यूम ने लोकमित्र नाम के एक समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग दिया था। ये जब हम समाचार पत्रों के बारे में एक एपिसोड डेली 30 के अंतर्गत डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये जिक्र किया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1857 की प्रथम विद्रोह के समय वे महोबा के कलेक्टर थे। जब 1857 का प्रथम विद्रोह हुआ था तो वो महोबा के कलेक्टर थे एओ ह्यूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कलेक्टर थे, एक सिविल सेवक थे, लेकिन वो महोबा के नहीं, उस समय इटावा के कलेक्टर थे। कहाँ के कलेक्टर थे? इटावा के। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, कांग्रेस के प्रथम चरण के नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस के प्रथम चरण के नेता थे जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो वो बिल्कुल उनके बारे में सही कहा जा रहा है, वो उदारवादी थे। और जो उदारवादी होगा वो अहिंसक चीजों में विश्वास करेगा, अहिंसक विरोध करेगा, वो क्रांतिकारी नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इनकी विशेषता ये थी कि इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नौ राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते थे, ये इनकी जो विशेषता थी उनसे इनको पृथक करती थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, उग्रवादी, उग्रवादियों से ये पृथक क्यों थे? क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत धारा थी इनकी और उनकी। अगर तुलना करें उग्रवादी और उदारवादी की तो उनसे ये विपरीत धारा थी, तो उनसे ये अलग थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, कई लोग सोचते रहते हैं कि इतना लंबा क्लास हम कैसे झेलें। एक चीज आपको बताएं, नो पेन नो गेन। थोड़ा सा तो पेन आपको सहना पड़ेगा ना। आधे घंटे की क्लास अगर आप नहीं झेल सकते, 25-30 मिनट आप एक साथ में पढ़ नहीं सकते, आपने इतना बड़ा सपना देखा क्यों? आपको हक नहीं है इतना बड़ा सपना देखने के लिए। आप कोई छोटा सा सपना बनाइए और इस टारगेट को छोड़िए। अगर आप इतना छोटा सा पेशेंस नहीं रख सकते, आप इतनी बड़ी क्लास नहीं देख सकते, क्या जरूरत है आपको डिप्टी कलेक्टर बनने की? क्या जरूरत है आपको डिप्टी एसपी बनने की? जाइए छोटी नौकरी कोई करिए। बिल्कुल नहीं जरूरत है। कई लोग मुझे राय देते हैं कि अरे सर आधे घंटे की नहीं 12 मिनट की क्लास रखा करिए, बहुत सारे लोग 12 मिनट की करते हैं, मैं तो वो देखता हूँ। अरे आप देखिए, आपको कोई मना करता है क्या? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, उसी को देखिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आधे घंटे की क्लास देखने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं दिक्कत, तो आपको इतना बड़ा सपना देखने का भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर तो आपको 24-24 घंटे जॉब करनी पड़ेगी। आप एसडीएम बन जाएंगे तो कोई क्या, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपको मोदी जी के बारे में सुना जाता है और 3-4 घंटे सोते हैं। बस आप आगे समझ लीजिए। आप अपनी नींद में समय नहीं कम कर सकते, आप वेब सीरीज देखने में समय कम नहीं कर सकते। आपका चाय नाश्ता खाना बिल्कुल टाइट शेड्यूल रहता है, वो समय समय पे आपको मिलता है। और आधे घंटे की क्लास देखने में मुझे मैसेज करते हैं कि सर उसको घटा के कुछ कम कर दीजिए, डेली 30 को 20 कर दीजिए, डेली 5 कर दीजिए। अरे मैंने कई जगह देखा 5 क्वेश्चन 12 मिनट डिस्कस करा, लोग कहते हैं अरे बड़ा मस्त है सर, 5 क्वेश्चन मैंने 12 मिनट तैयार कर लिए। अरे मैं 25 मिनट में 30 क्वेश्चन
अगर आपको डिस्कस करके यहाँ पर तैयार कराने की मैं कोशिश करता हूँ, तैयार होता है या नहीं ये नहीं मुझे पता है, तो इसमें क्या घाटा है? इतनी मैथ तो आपको आती है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों ने कब लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी, इंडिया उसका नाम था, इसकी स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की थी। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया था। उसमें पहला था कि भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना को जागृत करना और राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना और उनमें एकता स्थापित करना। और दूसरा था कि ब्रिटिश जनमत और ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। तो जो ये काम हो रहा था लंदन वाला, ये दूसरा जो पक्ष था ब्रिटिश जनमत वाला, उसके तहत हो रहा था। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफी समय इंग्लैंड में बिताया था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, इन्होंने बिताया था और विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने में दादा भाई नौरोजी का कोई योगदान नहीं था। यहाँ पर लिखना ये चाह रहा था कि कोई योगदान था, लेकिन इसने बदमाशी की और लिख दिया कि नहीं था, कि आप जल्दी से पढ़ें और कह दें दोनों सही है। यहाँ पे नहीं पे आपको ध्यान देना होगा। सामान्य सा प्रश्न है, जरा से चूक हुई तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी काम करिए बहुत सावधानी पूर्वक करिए, छोटे से छोटा काम करिए, रिस्क मत लीजिए, जोखिम मत लीजिए। अगर ये आदत आप में डेवलप हो गई तो क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं गलतियां कम करता हूं। गलतियां तो होंगी ही, तो आप प्रश्न करने में अगर यहां गलतियां कम कर देंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में नहीं है। उदारवादी ये कहते थे। ऐसा कहां कहते थे? अभी तो मैंने कहा कि उदारवादी वहां पे भी जनमत तैयार कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उदारवादियों का मानना था कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए, ये स्टेटमेंट सही है। ये नहीं कहते थे कि अंग्रेज भाग जाओ, अंग्रेज छोड़ दो, यहां से अंग्रेजों भागो, मैं भगा के रहूंगा। ये कहते थे हमारे हित की बात करो, हमारे विकास की बात करो, हमारे बारे में सोचो, ठीक है तुम यहां रहो। ठीक है, उदारवादी थे। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों की आलोचना की? कौन नेता थे? अब आते हैं दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा पे। दिनसा वाचा और दादा भाई नौरोजी जो थे, ये उदारवादी ही नेता थे। ऐसा नहीं है कि ये उग्रवादी हो गए, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया था। इनके साथ आरसी दत्त का भी नाम जोड़ा जाता है, वो भी थे। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया है कौन कौन इसमें शामिल थे। तीन स्टेटमेंट, तीन अलग अलग वो दिए गए थे सेट बना के, उसमें एक में तीनों नाम मिलेगा आपको, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और दिनसा वाचा। इनका कहना था, निकास सिद्धांत का नाम आपने सुना है? इन्होंने कहा कि भारत में जो आर्थिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया इनके द्वारा। और इन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम यह है कि भारत को निर्धन बनाया जा रहा है, भारत इसी में निर्धनता के चपेट में आ रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जाता है, जो इनके निकास का सिद्धांत था, उसमें होता क्या था, यहां से कच्चा माल जाता था, यहां से एक जितना भी मटेरियल होता था, कच्चा माल, संसाधन, ये सब चला जाता था, और उधर से क्या होता था, बना हुआ निर्मित माल फिर भारत को बेचा जाता था। तो भारत का धन तो वहां चला जाता था। ये बात ये कह रहे थे। और उदारवादियों ने अपने प्रयासों में एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की जो गरीबी है और भारत का जो आर्थिक पिछड़ापन है, उसका कारण केवल अंग्रेज है, अंग्रेजों के कारण ही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आरसी दत्त का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, उदारवादियों ने सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की मांग की थी। बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग क्या कहते थे कि कुछ हमारे लिए भी करो, भारतीय उद्योगों को बढ़ाओ, जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पैसा हमारे यहाँ के लोग कमाएं। तो पहला सही है। उदारवादियों ने सरकार से भू राजस्व माफ करने की मांग की। अब ये इतने भी अच्छे नहीं थे। इन्होंने कहा कि भू राजस्व माफ मत करो, भू राजस्व कम कर दो। क्या कर दो? भू राजस्व कम कर दो। बागान श्रमिकों की दशा सुधारने पे, सैन्य खर्च में कटौती करने, और ये सारी इन्होंने मांग की थी कि जो बागान, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी दशा सुधारिए। इन्होंने कहा था भू राजस्व में कमी करिए। इन्होंने कहा था नमक कर का उन्मूलन कर ठीक है, सैन्य खर्च में कटौती कर दीजिए, लेकिन माफ करने की बात नहीं की थी। ये
स्टेटमेंट इसका बिल्कुल पहला सही है, तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया था? एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा और आगे हम बढ़कर ये ले रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों यहां पर आया है? क्योंकि कुछ ये सुधारों की बात हो रही है। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। 1920 तक देखा जाए तो भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कुछ कदम उठाए गए थे, और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसके सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो ये एक प्रश्न ये इसलिए यहाँ पर रख दिया गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बीओ यूपीपीसीएस या आरओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या उसके बारे में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप 6307281212 पर आप कांटेक्ट करिए। एक लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप ये तो प्रचार करने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, आपको ये पूरे 30 मिनट में ये जो मैं 20 सेकंड बोलता हूं यही प्रचार अगर सुनना है तो आप उसी को चला के सुन लिया कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको शुरू या अंत में कर देता हूं, ठीक है ना? मैं प्रचार करने के लिए या पैसा कमाने के लिए या क्या करता हूं, आप उस सब काम छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए कि आपको इससे क्या लाभ मिल रहा है ना? यहाँ पे मैंने आपसे कभी कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको डेली 30 देखने का कोई हक नहीं है। ये मेरा काम है, ये मेरे टीम का काम है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा। आप भी कोई अच्छा सा काम करिए, मुझे बताइए, मेरे लायक होगा, मैं उसको पे करके खरीदूंगा। मैसेज मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इतने अच्छे अच्छे, कई बार बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग भी उसमें होता है जिनको आप दूसरे शब्दों में गालियां भी कहते हैं। कौन करता है मुझे पता है, आप जैसे अच्छे लोग उसको नहीं करते हैं। आप लोग तारीफ करते हैं, कई बार अच्छी चीजें भी बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी नंबर से ऐसा षड्यंत्र करते हैं। मैं भी उसको पढ़ लेता हूं, सोचता हूं ठीक है। चलिए करंट अफेयर का पहला प्रश्न, किगाली समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? किगाली समझौता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में शीतलन क्षमता और किगाली संशोधन रिपोर्ट के लाभों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2050 तक दुनिया को कम से कम 14 बिलियन के शीतलन उपकरण की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वर्तमान में विश्व स्तर पर 3.6 मिलियन उपकरण ही शीतलन वाले हैं, और ये तापमान में वृद्धि जो हो रही है इसी कारण से ऐसा हो रहा है। किगाली समझौते की जो बात है इसीलिए चर्चा में आई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली समझौते पर में एक संशोधन किया गया था। इस पर 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा का एक स्थान है किगाली, रवांडा में पड़ता है किगाली, वहां पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसको किगाली समझौता कहते हैं। कब हुआ था? 2016 में। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बाहर करने के लिए 1985 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर 1985 में किए गए थे उसी में ये कुछ संशोधन था। 2020 की अगर बात करें तो जुलाई में 99 सदस्यों और यूरोपीय संघ ने इस समझौते को पुष्ट किया है। इस कारण से ये चर्चा में सब आ रहा है। आपको यहाँ से प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण बनने वाला है उसको तैयार कर लेना चाहिए कि किगाली समझौता क्या है और ये कब हस्ताक्षर इस पे किए गए थे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? भारत को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है या प्रदान किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है 2010 से 2020 के मध्य भारत में कुल वैश्विक वन क्षेत्र का 2% सहयोग बताया गया है कि इसमें है, और वन क्षेत्र 0.38% है जो कि बढ़ा है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में भारत को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2019 की तुलना में जलाशयों में जल भंडारण में कितनी वृद्धि दर घोषित की गई है? केंद्रीय जल आयोग जो है, ये भारत के जल आयोग की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, और इसमें ये माना जाता है कि 2019 की तुलना में ये जो रिपोर्ट आई है इसमें माना गया है कि 155% की जल भंडारण में वृद्धि हुई है। कितनी? 155, 155% की इसमें वृद्धि हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 123 जलाशयों के जल भंडारण पर यह रिपोर्ट आधारित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या था? 26 जुलाई को कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाया जाता है और 2020 को भी संपूर्ण देश में इसको मनाया गया। लॉकडाउन रहा तो कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाए और 26 जुलाई 1999 को भारत सरकार द्वारा भारतीय थल सेना के ऑपरेशन विजय के समापन के उपलक्ष्य में इसको प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। लेकिन वायुसेना के द्वारा जो जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन व्हाइट सी चलाया गया था। तो अब वायुसेना का अगर आपसे पूछा जा रहा है तो व्हाइट सी हो जाएगा और अगर आपसे थल सेना का पूछा जाएगा तो ऑपरेशन विजय हो जाएगा। दोनों ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृह निर्माण, ये ग्रह होगा, गृह निर्माण, तो जो गृह निर्माण की अब औसत समय सीमा है उसको कितना तय किया गया है ना। हाउस कंस्ट्रक्शन का जो एक लिमिटेशन होता है ना कि कितने समय में इसको बन के तैयार होना चाहिए, तो इसमें कमी की गई है। 314 दिन पहले था समय सीमा इसकी कि 314 दिन में तैयार होना चाहिए, अब इसको 114 कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु भारत में रहने के दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? 24 जुलाई 2020 की बात है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय तथा यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं डीपी सिंह, उन्हीं की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और ये समिति भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु भारत में रहने के दिशा निर्देशों को जो एक नया अमली जामा पहनाया जाना, एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। और ये समिति मुख्यतः विदेश जाने के इच्छुक जो छात्र हैं उनके मुद्दों का समाधान करने और जो ये काल चल रहा है कोविड-19 का जो संकट चल रहा है, इसके दौरान विदेशों से लौटे छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव देगी। ठीक है, मेंस में ये सब आपके काम बहुत आएगा। ये सब जो 2-4 लाइनें आपको याद आएंगी, आप वहां पे ऐसे में या मेंस के किसी आंसर में लिखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की? भारतीय रिजर्व बैंक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, एफएसआर इसको बोलते हैं, एफएसआर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नवीनतम संस्करण अभी जारी किया गया है। मार्च 2020 में सभी बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो है, जिसको जीएनपीए बोलते हैं, और उसका अनुपात 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 में इसने कहा है कि 12.5% हो गया है। 8.5% था और ये बढ़कर 12.5% हो गया। एनपीए बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो अनुपात है वो 15.2% है, और ज्यादा है। ये क्या है, और ज्यादा हो गया है। टोटल का देखा जाए तो ये हुआ है और सार्वजनिक का और ज्यादा हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल में धन बट रहे हैं, कोरोना काल में अन्य बहुत सहायता प्रदान की जा रही है, तो इसके कारण से ऐसा हुआ है। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने वर्चुअली एक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है गुजरात में। ठीक है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की है और किसके लिए? हनी टेस्टिंग। हनी टेस्टिंग, आप शहद खाते हैं ना, शहद कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, शहद खा के कुछ लोग बहुत मतलब अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो वही हनी टेस्टिंग, ऐसे लोग गुजरात शिफ्ट हो जाना चाहिए। अरे नहीं भाई, मिल जाएगा, बाबा रामदेव वाला आप ले लीजिए, चीनी वाला मिल जाएगा आपको, है ना, बिल्कुल चीनी से बढ़िया शुद्ध शहद वो बनाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नाइट ग्रिड किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है? राष्ट्रीय जो खुफिया ग्रिड है, नाइट ग्रिड जिसको कहते हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है और इसका उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने के लिए जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुमति प्रदान करना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नाइट ग्रिड के साथ किसी भी इकाई के वित्तीय विवरण को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहते हैं, और एनआईए सहित 10 एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। नाइट ग्रिड आता किसमें है? तो ये गृह मंत्रालय में के तहत आता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है, जरा आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है ना, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है,
खुश हो जाइए, खुश होना अच्छी बात है कि हमने एक अपना काम पूरा किया, इसलिए खुश होइए तो अच्छी बात है। लेकिन आप इसलिए बोर होते हैं, इसलिए आपको उबल लगती है कि आधे घंटे की क्लास, बस मैं यही कहूंगा, लक्ष्य बदलना पड़ेगा आपको। नहीं तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, आपको आदतें डालनी होंगी, सोने में टाइम कम करना होगा। हाल ही में नौवहन मंत्रालय द्वारा कितने समय के लिए जलमार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त किया गया? तो ये जो जलमार्ग के उपयोग के शुल्क को समाप्त करने की बात है, ये इन्होंने किया है 3 साल की अवधि के लिए। केंद्रीय नौवहन मंत्रालय अलग है, उसने ये किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जलमार्ग का है उपयोग वो तो खूब होता है, लेकिन अंतरदेशीय स्तर पर जलमार्ग परिवहन जो है वो सस्ता साधन तो है, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। भारत में वो बहुत प्रयोग नहीं किया जाता, यूरोपियन कंट्रीज में खूब ज्यादा ये प्रयुक्त होता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है, तो ये शुल्क वगैरह माफ किया जाएगा जिससे लोग प्रोत्साहित हो। आपको ये कैसा लगा जरूर हमको बताएं। लेकिन मैं कल के टॉपर की लिस्ट भी घोषित करने जा रहा हूं, तो 2 मिनट आप समय निकाल लीजिए, बस मैं उसको बताया दे रहा हूं। टेस्ट नंबर ये 15 था, 14 टेस्ट इसके पहले हो चुके थे, ये 15 टेस्ट कंप्लीट हो गए आपके डेली 30 में। इस बार की जो टॉपर है वो मीना जी है। मीना जो है, मीना ने 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इनके केवल एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ। 73 क्वेश्चन सही है, 97 मार्क्स इनका है। सरजीत का सेकंड स्थान है, 96 मार्क्स है इनका। अभिषेक वाजपेयी का सेकंड स्थान है, 96 मार्क्स है। आनंद सिंह का सेकंड स्थान है और 96 मार्क है। आशा का भी सेकंड स्थान है, सेकंड पे तो बहुत सारे लोग हो गए, और इनका भी 96 मार्क्स है, ठीक है ना। आशा का भी 96 मार्क्स है, इसलिए इनका भी सेकंड ही स्थान है। तो ये फर्स्ट सेकंड रैंक, ये बहुत बहुत बधाई इन लोगों को। और थर्ड रैंक पे हैं वंदना और गौरव जैन, ये दो लोग हैं, गौरव जैन और वंदना। थर्ड स्थान इनका है, बहुत कम अंतर है इन सब लोगों में। फिर अजय कुमार, अजय कुमार जो है इनका 91 मार्क्स है और इनकी फोर्थ रैंक आई है, 91 मार्क्स। और रोहित कुमार 90 मार्क्स, फिफ्थ रैंक। नीरज कुमार 90 मार्क्स, फिफ्थ रैंक। गीता साक्य 88 मार्क्स और इनकी सिक्स रैंक। हमेशा इनकी रैंक अच्छी रहती है, टॉप 10 में रहते हैं, इन लोगों का पीटी कोई रोक नहीं सकता। नितिन 84 मार्क्स, ठीक है, सेवंथ रैंक। और अभय 83 मार्क्स, एट्थ रैंक आ गई। राकेश कुमार राव नाइन्थ, नाइन्थ रैंक इनकी आई है। और अगली जो रैंक है राकेश कुमार राव के बाद में 79 नंबर इनका भी है, तो इनकी भी नाइन्थ रैंक हो जाएगी ऋषि राज प्रताप सिंह की। और 10th रैंक पे है रश्मि गुप्ता, 78 मार्क्स। और बहुत अच्छा ये लोग परफॉर्म किए हैं जो टॉप 10 में है। कुशमोती यादव जी थोड़ा सा इस बार नीचे चली गई हैं, 77 मार्क्स के साथ 11th रैंक। हमेशा ये टॉप 10 टॉप 5 में रहती है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ये रैंक। आप लोग इसको बहुत खिलवाड़ में मत, बहुत ऐसे मत लीजिएगा। ये आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस है, ये आपकी मेहनत है। ऐसे ये चलती रही ना तो इसी से इतिहास बनेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।